The smallest four-digit number formed by the digits 8, 0, 3 and 6 and is divisible by 5 each। और ये चार आपके अल्टरनेटिव्स दिए गए हैं, चार विकल्प आपको दिए गए हैं उत्तर के। प्रश्न कहता है कि चार अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 5 से विभाजित हो जाती हो वो कौन सी है, लेकिन वो चार अंकों वाली संख्या इन अंकों से बनी होगी 8, 0, 3 और 6। यानी 8, 0, 3 और 6 से बनी वो कौन सी सबसे छोटी संख्या है जो 5 से विभाजित हो जाती है। अब एक चीज मैं यहाँ आप लोगों को बताना चाहूंगा, वो ये कि कोई भी संख्या जो 5 से विभाजित होगी उसके इकाई के स्थान पर या तो 0 होगा या फिर 5 होगा। यानी कि उसका पहला अंक दाहिने तरफ से या तो 0 होगा या फिर 5 होगा, और अगर कोई दूसरा अंक इकाई के स्थान पर है तो वो संख्या 5 से तो विभाजित नहीं होगी। अब चलिए हम यहाँ पर आपके विकल्प देखते हैं। ए, इसमें इकाई के स्थान पर क्या है 8, यानी कि ये संख्या 368। पहली बात तो ये चार अंकों की संख्या ही नहीं है, ये 3 अंकों की संख्या है। अगर हम इसको 5 से विभाजित करें तो ये 5 से इसलिए नहीं विभाजित होगी कि इसके इकाई स्थान पर 0 या 5 नहीं है, तो आप ए को तो छांट लो। अब आ जाओ बी में, इसमें भी वही कहानी है तो ये चार अंकों की संख्या 3068, लेकिन इसके इकाई स्थान पर क्या है 8, यानी कि इसमें भी 0 या 5 नहीं है, तो ये भी विभाजित नहीं होगी। लेकिन सी और डी में क्या है, इसकी इकाई स्थान पर दोनों ही संख्याओं में 0 है, तो ये दोनों ही संख्याएं 5 से विभाजित होगी। अब अगर हम ना भी सॉल्व करें तो हमसे क्या कहा जा रहा है कि वो स्मॉलेस्ट होनी चाहिए। अगर ये दोनों ही 5 से विभाजित हो सकती हैं, ये दोनों ही इन चार डिजिट से ही बनी है, तो इसमें सबसे छोटी जो संख्या होगी वही हमारा उत्तर हो जाएगा। यानी कि हमारा उत्तर क्या हो जाएगा डी। अब बताओ इसमें कहीं पर कॉपी कलम उठाने की जरूरत पड़ी क्या? ये मैथमेटिकल लॉजिक के आधार पर ही आप सॉल्व कर सकते हो। इसीलिए मैं अपने हर एपिसोड में कहता हूं कि आप ट्रिक वगैरह का यूज करना अभी बंद करो, आप पहले मैथमेटिकल स्किल बढ़ाओ, गणितीय कौशल बढ़ाओ। ठीक है, तो लॉजिक के आधार पर ही ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, लेकिन हम सॉल्व करेंगे इसको। अब चलिए ये चार अंक दिए गए हैं 8, 0, 3 और 6। जैसा कि पहले ऑप्शन में मैंने आपको बताया कि अगर चार अंकों की संख्या बनानी हो तो हालांकि सबसे छोटा अंक 0 है, लेकिन हम 0 से उस संख्या की शुरुआत नहीं करेंगे, नहीं तो वो 3 अंकों की संख्या बन जाएगी, जैसा कि ए के मामले में है। ठीक है, तो हम कहां से शुरू करेंगे? 0 के ठीक बाद जो सबसे छोटी संख्या, और ठीक बाद सबसे छोटी संख्या कौन सी है 3, तो हम 3 से शुरू करेंगे और उसके तुरंत बाद हम 0 डालेंगे, इसलिए कि हमें सबसे छोटी संख्या चाहिए। तो 3, 0 और उसके बाद की छोटी संख्या 6 और सबसे बाद में 8। तो इस तरह से इन चार अंकों से बनने वाली सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? 3068, 3068। उसके बाद की संख्या कौन सी होगी? 3086। उसके बाद की सबसे छोटी संख्या कौन होगी? 3608। उसके बाद की कौन सी होगी? 3680। उसके बाद 3806, उसके बाद 3860, और इस तरह से कई सारी संख्याएं बनेंगी। उसमें कुछ के अंत में 6 होगा, कुछ के अंत में 8 होगा, कुछ के अंत में फिर 6 होगा, कुछ के अंत में 0 होगा, कुछ के अंत में 3 होगा। यानी इकाई के स्थान पर ये सारे अंक हो सकते हैं, लेकिन आपका उत्तर वही होगा जिस संख्या में इकाई के स्थान पर 0 होगा, इसलिए कि इसमें 5 तो है नहीं। तो अब इसमें अगर आपसे कहे तो आपका उत्तर क्या होगा? ये देखिए, ये तीनों ही संख्याएं इनके अंत में क्या है, यानी कि इकाई स्थान पर क्या है 8 या 6, छांट दो, ये हमारे उत्तर नहीं हो सकते। और इसके अंत में क्या है, यानी इकाई स्थान पर क्या है 6, इसको भी छाट दो। यानी कि हम देखते हैं कि क्या इन दोनों सबसे छोटी संख्या में अब यही बच रही हैं 2 सबसे छोटी, इसके बाद जो संख्याएं बनेंगी वो हमेशा इन दोनों से तो बड़ी ही होती होगी ना। अच्छा, अब इन दोनों में
छोटी संख्या कौन है? 3680। ये दोनों ही संख्याएं 5 से विभाजित होगी, लेकिन सबसे छोटी कौन है? 3680। तो यहाँ भी हम क्या देखते हैं, इस आधार पर भी हमारा उत्तर विकल्प क्या है? डी। यानी लॉजिक के आधार पर हम जिस उत्तर पर पहुंचे थे, सॉल्व करने के बाद भी हम उसी उत्तर पर पहुंच रहे हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर विकल्प क्या सही है? डी। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर्स फॉर्म्ड बाय 3, 5, 7, 9 एंड 0? 3, 5, 7, 9 और 0 इन 5 अंकों के द्वारा बनी जो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या होगी, उनके बीच का अंतर क्या होगा? यही हमारा प्रश्न है। अब इसमें ये 4 विकल्प आपको दिए गए। अब एक चीज बताइए कि 5 अंकों की कोई भी संख्या आप ले लो, या 5 अंकों की कोई भी 2 संख्या आप ले लो, क्या इनको आपस में घटाने पर, यानी कि उनमें से जो बड़ी होगी उसमें से छोटी संख्या को घटाने पर आपका परिणाम 6 अंक वाली कोई संख्या होगी क्या? नहीं होगी ना। इसलिए कि 5 अंकों की संख्या से 5 अंकों वाली ही संख्या घटाने पर जो अधिकतम मान वाली संख्या प्राप्त होगी, या तो वो 5 अंकों की होगी, या जो न्यूनतम मान वाली संख्या होगी घटाने पर जो न्यूनतम अंतर आएगा वो 1 अंक वाली संख्या हो सकती है, या 0 हो सकता है। लेकिन 6 अंक का तो कभी नहीं होगा। अब आप अपने उत्तर विकल्प पर गौर करिए। ये क्या है? 1,28,109 जो विकल्प आपका ए है। तो बताइए ये कैसे संभव है? नहीं होगा ना। तो ए तो बिना सॉल्व किए ही हम ए को छाट देते हैं। हाँ ठीक है, बाकी के आपके विकल्प क्या है? 5 अंकों वाली संख्या है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। अब सबसे बड़ी संख्या आप बनाना जानते हैं पहले से, मुझे पता है। अब ये देखिए, इसमें सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए हम सबसे बड़े डिजिट यानी सबसे बड़े अंक को पहले स्थान पर रखते हैं। तो हमने रख दिया 9 को। उसके बाद ऐसे ही घटते चले जाते हैं बड़े से छोटे की ओर। तो 9 के बाद 7 बड़ा, 7 से छोटा अंक 5, 5 से छोटा अंक 3 और सबसे छोटा अंक 0। तो इस तरह से जो हमें संख्या प्राप्त हुई वो है 97,530 जो सबसे बड़ी संख्या है। अब चलिए सबसे छोटी संख्या बनाते हैं। तो आपको पहले ही बताया 0 से तो हम कभी शुरू करेंगे नहीं। तो 0 के ठीक बाद जो सबसे छोटी संख्या है वो है 3। तो 3 से शुरू करेंगे और छोटी से अब बड़ी की ओर बढ़ते चले जाएंगे, यानी छोटे अंक से हम बड़े अंकों की ओर बढ़ेंगे। तो 3 के तुरंत बाद हम क्या लेंगे? 0। ये लिख दिया हमने 0। उसके बाद 5, फिर 7, फिर 9, यानी कि छोटे अंक से बड़े अंक की ओर हम बढ़े। तो इस तरह से हमें जो संख्या प्राप्त होती है वो है 30,579, यानी कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी 97,530 और सबसे छोटी संख्या होगी 30,579। अब इसको हम घटा लेते हैं। 10, ये एक उदाहरण हमने 3 से लिया तो ये संख्या हो गई, ये अंक हो गया अब 10, और 10 में से 9 गया तो क्या बच गया? 1। अब ये 3 से हमने एक उधार ले लिया था तो ये 2 रह गया। अब पीछे 5 से हम एक उधार लेते हैं तो ये 12, 12 में से 7 को घटाएंगे 5। अब ये 5 रह गया था 4, पीछे 7 से हम एक उधार लेते हैं तो 14, 14 में से 5 घटाया 9। अब 7 से हमने एक उधार ले लिया था तो बच गया 6, 6 में से 0 को घटाएंगे तो 6 ही आ जाएगा, और 9 में से 3 को घटाएंगे तो 6। इस तरह से दोनों के बीच का अंतर जो हमें प्राप्त हुआ वो है 66,951। अब हम देखते हैं कि हमारे किस उत्तर विकल्प में ये है। यहाँ पर देखिए आप 66,951 है, जो आपका उत्तर विकल्प कौन सा है? डी। तो हमारा उत्तर क्या हुआ? डी। ठीक है दोस्तों, समझ रहे हैं ना। अगर आपको समझने में कोई परेशानी हो तो बेहिचक आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर हमसे कोई गलती हो रही हो तो आप निसंकोच हमें बताएं, हम कोशिश करेंगे उसमें सुधार लाने की। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन, अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 108 गिव्स क्वोशिएंट एज 29 एंड रिमाइंडर 24, व्हाट इज दिस नंबर? एक संख्या है जिसको 108 से विभाजित करने पर भागफल 29 आता है और शेष कितना आता है? 24। तो बताइए वो संख्या कौन सी है? और ये आपके उत्तर विकल्प दिए गए हैं। ठीक है, अब इसके लिए आपको एक सूत्र याद होगा, मुझे विश्वास है आपने पढ़ा है, कि नंबर इज इक्वल टू
डिवीजर, डिवीजर मतलब जिससे आप भाग देते हैं, यानी कि यहाँ के केस में ये 108 है। डिवीजर या जिसको आप भाजक कहते हैं, गुने कॉशिएंट यानी कि जो आपका भागफल आता है, इन दोनों को गुना कीजिए और उसमें रिमाइंडर जोड़ दीजिए यानी शेष जोड़ दीजिए, तो जो संख्या प्राप्त होगी वही आपकी संख्या होगी। अब डिवीजर कौन सा है यानी कि भाजक कौन सा है, 108, और भागफल क्या आया था 29, तो हम दोनों को गुना कर देते हैं, 108 गुने 29, और शेष क्या आया था 24, तो उसको जोड़ देते हैं। अब इसको हल करने पर जो संख्या आएगी वही हमारा उत्तर होगा। अब आपको लग रही होगी कठिनाई, 108 में 29 को गुना करना, अरे बाबा ये तो बहुत समय लेगा। चलिए अब ये भी हम हल कर देते हैं, हल्का कर देते हैं। 29 को आप एक और तरीके से लिख सकते हैं, वो क्या है 30 घटे 1, ठीक है। अब हमने क्या लिया, ये 108 और कोष्ठक में हमने लिख लिया 30 घटे 1 जिसका मान 29 ही है, और जोड़ 24। अब देखिए 108 से 30 को गुना करना बहुत आसान हो गया। शून्य को तो आप यहाँ लिख लें, ठीक है, क्योंकि किसी भी संख्या में अगर उसके इकाई अंक पर शून्य है और उससे किसी और संख्या को गुना करेंगे तो जो आपका परिणाम आएगा उस संख्या के भी इकाई स्थान पर शून्य ही होगा। तो हमने शून्य को लिख लिया। अब 108 को हम 3 से गुना करते हैं तो कितना आएगा, 100 गुने 3 बराबर 300 और 8 गुने 3 बराबर 24। तो ये क्या बन जाएगा, 324 पर एक शून्य आ गया तो ये हो गया 3240, 3240। अब यहाँ घटाव का चिन्ह है तो हमने डाल दिया घटाव का चिन्ह, और 108 को 1 से गुना करेंगे तो 108 ही आया। अब 3240 में से 108 को हमने घटा लिया तो 3200 में से 100 घटाया 3100, 40 में से 8 घटा लिया 32, यानी कि आपका परिणाम क्या आया, इस पूरे हिस्से को हल करने पर 3132, और उसमें जोड़ना क्या है शेष, यानी कि ये 24 हमने जोड़ दिया। परिणाम क्या आया 3156, यानी कि वो संख्या कौन सी है 3156। अब हम देखते हैं हमारे उत्तर विकल्प में कहाँ है वो संख्या, यहाँ पर है, यानी कि आपका उत्तर क्या हुआ ए। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा आपका अगला प्रश्न, व्हाट विल बी द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 163 एंड 243 लिविंग 3 एज रिमाइंडर। अब सबसे पहले हम विकल्प पर देखते हैं क्या क्या है, 180, 80, 406 और 403। आप विकल्प को देखने पर आपका माथा ठनका क्या, कुछ ऑप्शंस जो आपके अल्टरनेटिव्स हैं, आंसर अल्टरनेटिव्स या आंसर ऑप्शंस, आप उस पर गौर कीजिए। प्रश्न क्या है आपका कि वो कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जो 163 को विभाजित करती है, 243 को विभाजित करती है, और दोनों ही स्थितियों में शेष क्या आता है 3। अब बताइए कि अगर हम किसी छोटी संख्या में किसी बड़ी संख्या से भाग दें तो क्या उसका शेष एक भी उसका भागफल आएगा? जब भागफल ही एक नहीं आएगा तो शेष कहां से 3 आएगा? ठीक है, यानी कि शेष अगर कोई पूर्ण संख्या आनी है या शेष एक से अधिक आनी है तो इसके लिए जरूरी है कि वो संख्या या भागफल एक आनी है, तो जिससे हम भाग दे रहे हैं वो संख्या जिसमें भाग दे रहे हैं उससे तो छोटी होनी चाहिए, है ना। लेकिन आप अपने विकल्प में गौर कीजिए, यहाँ पर 406 और 403 दोनों ही इन दोनों संख्याओं से बड़ी है, यानी कि ये दोनों तो आपके उत्तर हो ही नहीं सकते। आप सिर्फ लॉजिक के आधार पर सी और डी को छांट सकते हैं। ठीक है, अब बच गए कौन सी दो संख्याएं, 180 और 80। अब देखिए वो कह रहा है कि वो दोनों ही संख्याएं, यानी वो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिससे ये दोनों ही संख्याएं विभाजित होती हैं और शेष के रूप में 3 बचता हो। अब देखिए दोनों ही विभाजित होती हो यानी कि 243। अब 180 से 243 तो एक बड़ी संख्या है, लेकिन 163 बड़ी संख्या नहीं है। और अभी अभी हमने इसी आधार पर 406 और 403 को छाटा है, तो इसीलिए आपका उत्तर 180 भी नहीं होगा। तो जब 180 नहीं होगा, 406 नहीं होगा, 403 नहीं होगा, तो बच कौन सा गया 80। तो आप ऐसे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन चलिए गणितीय तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। अगर 80 हमारा उत्तर है तो आप ये चीज देखिए कि हम 163 से 80 में भाग दे लेते हैं। अगर हम
इसको भाग देंगे तो हमारा भागफल कितना आएगा, ये देखिए 2, और हमारा शेष कितना आएगा 3। यानी कि 163 को तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 2 गुने 80 जोड़ 3, 2 गुने 80 बराबर 160 और 3 163, यानी कि 80 से भाग देने पर ये 2 हमारा भागफल आएगा और 3 शेष आएगा। अब चलिए दूसरी संख्या में देखते हैं। 243 को हम ऐसे लिख सकते हैं 3 गुने 80 जोड़ 3, 80 और 3 को गुना आप करोगे तो 240 और 3 जोड़ दोगे तो 243 मिल गया। यानी कि इस 243 में 80 से भाग देने पर आपका भागफल आएगा 3 और शेष आएगा 3। दोनों ही स्थितियों में क्या है, शेष 3 ही है, और दोनों ही स्थितियों में ये जिससे हम भाग दे रहे हैं, यानी कि ये जो हमारा भाजक है वो जिस संख्या में भाग दे रहे हैं, यानी कि भाज्य से छोटी संख्या है, तो इसलिए भी हमारा उत्तर क्या हो जाएगा 80। ठीक है दोस्तों, और वो विकल्प हमें कहाँ मिल रहा है, बी में, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा बी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इस प्रश्न में आप क्या देख रहे हैं, व्हिच इज द लार्जेस्ट प्राइम नंबर ऑफ 2 डिजिट्स, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है। अब आप लोग बताइए, अभाज्य संख्या कहते किसे हैं। अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जो या तो स्वयं से विभाजित होती है या फिर 1 से विभाजित होती है। यानी कि दूसरे शब्द में हम ये कह सकते हैं कि अभाज्य संख्या के 2 ही फैक्टर होते हैं, पहला तो वो संख्या खुद और दूसरी संख्या कौन होती है, 1। ठीक है, तो इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए हम चारों ही संख्याओं का फैक्टर क्यों ना निकाल लें। ठीक है, और देखते हैं कि जिसमें सिर्फ 2 ही फैक्टर होंगे वो अभाज्य संख्या होगी, फिर उसमें जो सबसे बड़ी होगी वही हमारा उत्तर होगा। ठीक है, चलिए इसका फैक्टर निकालते हैं। अब 91 का फैक्टर निकालते हैं। 91 का पहला फैक्टर हो गया 1, दूसरा 7, तीसरा 13 और चौथा 91, यानी कि इन चारों ही संख्याओं से 91 विभाजित हो जाएगा। अब 93 का निकालते हैं, तो इसके भी 4 फैक्टर हैं, 1, 3, 31 और 93, यानी इन चारों ही संख्याओं से 93 भी विभाजित हो जाएगा। अभी मैंने क्या कहा कि प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या होने की पहली शर्त है कि आपके फैक्टर 2 ही होने चाहिए। अब इन दोनों ही संख्याओं में 4 फैक्टर हैं, तो और हमें खोजना क्या है, प्राइम नंबर लार्जेस्ट इनमें से, तो इनमें से 2 तो प्राइम नंबर है ही नहीं, ये 91 और 93 को तो आप हटा ही लीजिए, यानी कि ए और बी आपके आंसर्स नहीं हो सकते। अब चलते हैं 97 के फैक्टर्स कौन कौन से होंगे, 1 और 97 खुद। उसी तरह से 19 के फैक्टर्स कौन कौन से होंगे, 1 और 19 खुद। यानी कि प्राइम नंबर होने के जो कंडीशंस है उसको ये दोनों संख्याएं पूरी कर रही है, ये दोनों प्राइम नंबर्स हैं। अब प्रश्न में क्या है कि जो सबसे बड़ी संख्या है, यानी कि जो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है। अब बताइए, 2 ही अभाज्य संख्या हमारे पास उपलब्ध है, 97 और 19, और इनमें बड़ी कौन सी है, 97। तो अब आप समझ गए होंगे आपका उत्तर क्या होगा, 97, और ये रहा आपका 97 विकल्प में, और आपका विकल्प जो सही है वो है सी। हमारा अगला प्रश्न है, हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर देयर बिटवीन 1 एंड 20, 1 से लेकर 20 तक के संख्याओं में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, यानी 1 और 20 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। ये आपके 4 विकल्प दिए गए हैं, 8, 9, 10 और 11। अब लिख लेते हैं, पहले इन सभी संख्याओं को ही लिख लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। ठीक है, अब देखिए अभाज्य संख्या 1 तो है नहीं। अब पहली अभाज्य संख्या आपको मिली 2 के रूप में, तो ये हो गई अभाज्य संख्या। दूसरी 3, तीसरी 5, चौथी 7, पांचवी 11, छठी 13, सातवीं 17 और 8वीं 19। यानी कि इसमें कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, 8। कौन कौन से, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 9। ये कुल 8 अभाज्य संख्याएं 1 से लेकर 20 तक की संख्याओं के बीच में हैं। तो इसीलिए आपका उत्तर कहां पर है, ये देखिए, ये विकल्प ए में है, तो इसीलिए आपका उत्तर क्या हुआ, ए। ठीक है, और अगला प्रश्न, इट वॉज थर्सडे ऑन 1 जनवरी, व्हाट डे विल बी ऑन 4 जनवरी। यानी कि अगर 1 जनवरी को
बृहस्पतिवार था तो 4 फरवरी को कौन सा दिन होगा, ये आपके विकल्प दिए गए हैं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार या बृहस्पतिवार। ठीक है, अब मुझे बताइए जनवरी में कितने दिन होते हैं। जनवरी में 31 दिन होते हैं। तो चलिए इनको हम सप्ताहों में बांटते हैं और देखते हैं कि हम कहाँ अपने उत्तर के कितने नजदीक पहुंच पाते हैं जनवरी से। तो ये देखिए, 1 जनवरी को क्या था, बृहस्पतिवार। अब इसमें 7 दिन हमने जोड़ दिया तो आ गया 8वीं तारीख, और उस दिन भी क्या होना है, बृहस्पतिवार। यानी कि हर 8वें रोज ये दिन अपने आप को रिपीट करेगा। 15 को फिर क्या होगा, बृहस्पतिवार। 22 को फिर क्या होगा, बृहस्पतिवार। 29 को फिर क्या होगा, बृहस्पतिवार। अब हम 7 जोड़ नहीं सकते, 29 7 36। तो जनवरी में चूंकि 31 ही दिन होते हैं तो अब 7 जोड़ने से हमारा काम नहीं चलेगा, बस यहीं तक हमें रुकना है। 29 जनवरी को कौन सा दिन था, बृहस्पतिवार। अब 30 को क्या होगा, शुक्रवार। 31 जनवरी को क्या होगा, शनिवार। अब जनवरी आपका खत्म हो गया, फरवरी शुरू। 1 फरवरी को क्या हुआ, रविवार। 2 फरवरी को क्या हुआ, सोमवार। 3 फरवरी को मंगलवार और 4 फरवरी को बुधवार। यही तो हमसे पूछा जा रहा है कि बताओ 4 फरवरी को कौन सा दिन होगा। तो कौन सा दिन हुआ, बुधवार। वो आपके ऑप्शन में कहाँ है, यहाँ पर, बुधवार या वेडनेसडे। तो आपका उत्तर क्या हुआ, सी। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा आपका अगला प्रश्न। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 11। ऑन एडिंग 27 टू द नंबर द डिजिट्स आर रिवर्स्ड, व्हाट इज द नंबर। प्रश्न कह रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या है जिसमें अंकों का योग 11 है। यदि इस संख्या में हम 27 जोड़ दें तो इनके अंक बदल जाते हैं, पलट जाते हैं। यानी कि अगर मान लो कि वो 47 था तो 74 हो जाएगा, 56 था तो 65 हो जाएगा, ऐसे। ठीक है, तो अब चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं कि ये हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ये रहा आपका अगला प्रश्न। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 11। ऑन एडिंग 27 टू द नंबर द डिजिट्स आर रिवर्स्ड, व्हाट इज द नंबर। यानी कि 2 अंकों की एक संख्या है जिसमें अंकों का योग 11 है। यदि इस संख्या में हम 27 जोड़ दें तो वो संख्या पलट जाती है, यानी कि इनके अंक पलट जाते हैं। यानी इकाई के स्थान पर जो अंक है वो दहाई के स्थान पर चला जाता है, और दहाई के स्थान पर जो अंक है वो इकाई के स्थान पर आ जाता है। तो बताओ वो संख्या कौन सी है। तो चलो मान लेते हैं वो संख्या है XY। अगर हम XY लिखते हैं तो उसका मान हम कैसे लिखेंगे, देखो दाएं पर कौन है, इकाई दाएं पर है X, यानी कि इसमें X का मान क्या हुआ, 10 गुने X यानी 10X। और Y है इकाई पर तो Y का मान यहाँ पर क्या हो गया, Y गुने 1, तो Y ही रह गया। यानी इस संख्या का मान क्या है, 10X प्लस Y। लेकिन प्रश्न कहता है कि इनके अंकों का योग यानी X और Y का योग यानी X प्लस Y बराबर क्या है, 11। तो हमने लिख दिया 11। ये मान लो आपका पहला समीकरण है। अब आगे प्रश्न कहता है कि यदि इस संख्या में, संख्या क्या है 10X प्लस Y, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 10X प्लस Y। अगर इसमें आप 27 जोड़ दें, जोड़ दिया तो ये संख्या पलट जाती है, यानी इनके अंक पलट जाते हैं। अब XY से ये हो जाएगा क्या, YX, और YX का फिर मान हम लिख लेंगे। Y अब दहाई पर है तो Y का मान क्या होगा, 10Y, और X इकाई पर है तो हमने प्लस X कर दिया। यानी कि अब ये संख्या जो पहले 10X प्लस Y थी जिसका मान, अब उस संख्या का मान क्या हो गया, 10Y प्लस X। ठीक है, अब अगर हम इस 10Y प्लस X से 10X प्लस Y को घटा ले तो कितना बचेगा, 27। तो हमने घटा लिया 10Y प्लस X माइनस 10X प्लस Y बराबर 27। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ ब्रैकेट की क्रिया हमें करनी है, कोष्टक की क्रिया करनी है, तो 10Y प्लस X माइनस, अब यहाँ पर प्लस था तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तो माइनस 10X, और ये फिर प्लस माइनस माइनस तो माइनस Y बराबर 27। यानी कि 10Y प्लस X माइनस 10X माइनस Y बराबर 27। अब यहाँ पर देखिए ये 10Y में से एक Y चला गया तो कितना बचा, 9Y, और ये माइनस 10X है तो प्लस X उसमें जोड़ेंगे तो कितना आएगा, माइनस 9X। यानी कि 9Y माइनस 9X बराबर 27। 9Y घटे 9X बराबर 27। अब इसमें दोनों में आप देखिए 9 कॉमन है तो 9 को हमने बाहर ले लिया ब्रैकेट से, तो क्या बचा, y माइनस एक्स। ठीक है, यहाँ y बचा, यहाँ x बचा, हमने लिख लिया और बीच में ये माइनस का चिन्ह डाल दिया, तो ये हो गया 9y माइनस एक्स बराबर 27। ठीक है, तो y माइनस एक्स बराबर क्या होगा, 27/9, और इसको काटोगे तो क्या आएगा, 3।
इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। अब दोनों समीकरणों को जोड़ देते हैं, यानी कि x प्लस वाई बराबर 11 और y माइनस एक्स बराबर 3 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, ये देखो 11 जोड़ 3 बराबर 14। अब ये माइनस एक्स और ये प्लस एक्स कट गया तो बच क्या गया, ये y प्लस वाई यानी 2y बराबर 14, तो y बराबर 14/2 बराबर 7। यानी कि हमारी संख्या का पहला अंक जो इकाई पर है उसका मान तो हमारे पास आ गया 7। अब हम पहले समीकरण में y के मान को रख देते हैं, यानी कि x प्लस वाई बराबर 11, ये समीकरण था। अब y की जगह हमने 7 रख दिया, यानी x प्लस 7 बराबर 11, तो x बराबर क्या होगा, 11 माइनस 7 बराबर 4। अब आपके दूसरे अंक का भी मान आ गया, यानी कि x की जगह 4 होगा, y की जगह 7 होगा, तो वैसे भी संख्या 47 बन जाएगी। लेकिन हम इसको संख्या के हिसाब से रखते हैं। एक्स वाई का मान क्या था, 10x प्लस वाई, यानी कि 10 इंटू एक्स का मान कितना आया, 4 लिख दिया, 10 इंटू 4, और प्लस y का मान कितना है, ये यहाँ पर y है, y का मान कितना निकाला हमने 7, तो लिख दिया हमने 7, यानी कि वो संख्या क्या है 10 इंटू 4 प्लस 7, यानी कि 10 गुने 4 40 और जोड़ 7 बराबर 47। तो हमारी संख्या क्या हुई 47। अब हमारे किस विकल्प में ये है, यहाँ पर सी में, तो हमारा उत्तर क्या हुआ दोस्त, सी। इस प्रश्न को एक और तरीके से हम कर सकते हैं। प्रश्न में कह रहा है कि ये जो संख्या बन रही है, यानी 2 अंकों वाली जो संख्या है, अगर उसमें 27 जोड़ते हैं तो वो अंक पलट जाती है, यानी कि वो अंक पलटने पर भी वो संख्या 2 अंकों की ही रहती है, अर्थात वो संख्या 100 से कम है। चूंकि 100 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है, यानी कि 3 अंक वो होता ही नहीं, तो यानी कि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो सकती है, वो उससे कम है। ठीक है, यानी कि अगर हम 100 में से 27 को घटा लें तो कितना आएगा 73, यानी कि इन 2 अंकों के, यानी जो हमारी संख्या है उन 2 अंकों के पलटने से जो संख्या बनेगी वो 73 से कम होगी। अब आप अपने विकल्प में देखिए क्या क्या है, 73, 83 और 74, यानी कि ये दोनों ही 73 से बड़ी संख्याएं हैं, तो ये दोनों आपके उत्तर नहीं हो सकते, इसलिए कि जो संख्या हमें प्राप्त होगी वो 73 से कम होगी। अब तो विकल्प क्या बच जाता है आपके पास, 47 और 38। लेकिन अगर हम 2 संख्या, ये जो प्रश्न कह रहा है कि इनके 2 अंकों का योग 11 है, तो आप पहले बताइए कौन कौन से ऐसे 2 अंक हैं जिनको जोड़ने पर 11 आता है। एक तो पहला होगा 29, दूसरा 38, तीसरा 47, चौथा 56, पांचवा 65, छठा 74, सातवां 83 और 8वां 92। अब देखिए 74, 83, 92 तो होना नहीं है, इसलिए कि 73 से तो वो संख्या बड़ी होगी नहीं, तो आप इन तीनों को हटा दीजिए, बच गए ये 4 आपके आंसर्स हो सकते थे। लेकिन इस 4 में से भी चूंकि विकल्प में 2 ही है, 38 और 47, तो हम बाकी को छोड़ देते हैं। चलिए 29 को ले लेते हैं। चलिए, अब प्रश्न कहता है कि अगर हम 27 उस संख्या में जोड़ते हैं तो वो पलट जाती है, संख्या के अंक पलट जाते हैं, यानी कि 29 से 92 हो जाता है। अब चलिए 29 में 27 जोड़ते हैं तो 56 ही आता है, यानी कि कम से कम 29 तो वो संख्या नहीं है। अब हमारा उत्तर या तो 38 है या 47 है। अब 38 में 27 जोड़ते हैं तो ये पलट जाना चाहिए, यानी 38 पलटेगा तो क्या होगा 83, 27 जोड़ने पर हमें मिलता है 65। ये दोनों समान होना चाहिए था, यानी कि यहाँ पर हमें 83 आना चाहिए था, आ रहा है 65, यानी कि 38 भी हमारा उत्तर नहीं है। अब चलिए 47 को चेक करते हैं। 47 पलटने पर क्या बन जाएगी ये संख्या 74, यानी 7 की जगह 4 और 4 की जगह 7, तो 74, यानी और 27 जोड़ने पर वो संख्या पलट जाती है, यानी 27 जोड़ने के बाद हमें 74 मिलना चाहिए। अब 47 में 27 जोड़ते हैं, ये देखो 74, 7 7 14, आपके हाथ में 1, 4 2 6 1 7, 74, ये भी क्या है 74, यानी कि वो संख्या कौन सी है 47। अब ये 47 कहाँ है आपके विकल्प सी में, तो एक बार फिर से हमारा उत्तर क्या आया सी। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये बहुत ही आसान है। बाय हाउ मच 2806 एक्सीड्स 1989, यानी कि 2806 1989 से कितनी बड़ी संख्या है। और ये आपके विकल्प दिए गए हैं 4795, 4785, 827 और 817। अब एक चीज बताइए कि अगर किसी भी संख्या से उससे छोटी कोई संख्या घटाएंगे तो जो परिणाम आएगा वो इन दोनों बड़ी संख्याओं में से क्या बड़ी हो सकती है क्या? नहीं, ये कभी नहीं होगी, क्योंकि एक बड़ी और एक छोटी संख्या को अगर हम घटाएंगे तो जो परिणाम आएगा वो कम से कम बड़ी वाली संख्या से तो छोटी ही होगी ना।
अब आप प्रश्न में देखिए कि आपके दो विकल्प क्या हैं। इसमें इन दोनों में बड़ी संख्या क्या है 2806। अब आपके विकल्प क्या है दो 4795 जो 2806 से बड़ी है, 4785 जो 2806 से बड़ी है। यानी कि ये दोनों आपके विकल्प तो हो ही नहीं सकते, तो पहले ही हम ए और बी को छांट देंगे। आपका उत्तर या तो 827 है या फिर 817 है। अब चलिए हम 2806 में से 1989 को घटाते हैं। अब देखिए 6 में से 9 गया, कितना आएगा? कुछ नहीं आएगा। क्यों? इसलिए कि 6 छोटी संख्या है। तो हम उधार लेते हैं, 8 से 1 उधार लिया, ये 9 हो गया और ये 16 हो गया। 16 में से 9 गया, कितना आया? 7। 9 में से 8 गया, ये कितना हो गया? 1। अब यहाँ पर 1 उधार लिया था, 7 था। अब पीछे से 2 से 1 उधार लेते हैं, 17 हुआ। 17 में से 9 गया 8 और ये 1 चला गया 0। अब 8 वाला ये क्रिया करने की जरूरत नहीं, इसलिए कि 17 पर ही हमारा उत्तर मिल जाता है। पहला 2 डिजिट देखिए 17 और 27 यहाँ पर है। अब 17 वाला हमारा आंसर होगा। इस तरह से आपका उत्तर क्या है 817। तो आपका उत्तर क्या हुआ, किस विकल्प में है? डी में। ठीक है दोस्तों, आपका उत्तर हुआ डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इज द सम ऑफ 7.07, 7.007, 70.007 एंड 700.007, यानी कि 7.07, 7.007, 70.007 और 700.007 इन संख्याओं का योग कितना होगा? और ये आपके विकल्प दिए गए हैं। इस तरह के प्रश्न को हल करने के लिए आप सारी संख्याओं को इस तरह से रख लें और ऐसे रखें कि दशमलव एकदम सीध में हो, संख्याएं एक दूसरे के सीध में हो। अब चलिए हम इसको जोड़ते हैं। ये 3 बार 7 आया तो क्या हुआ 21। आपके हाथ में बचा 2, हमने 1 लिख दिया यहाँ पे और इस साथ में 2 जोड़ेंगे तो 9। अब ये सारे 0 को जोड़ेंगे तो 0। ठीक है, अब इधर देखिए 2 संख्याएं आमने सामने है, 7 और 7 तो 14। आपके हाथ में बचा 1, इस साथ में 1 जोड़ेंगे तो 8 और 7 को हमने रख दिया तो कितना हल आया 784.091। अब आपका विकल्प कहाँ उत्तर में ये है, ये देखिए 784.091। तो आपका उत्तर क्या हुआ? सी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 20.2 - 2 + 0.002, यानी कि 20.2 घटे 2 जोड़ 0.002 का मान क्या होगा? और ये हमारे ऑप्शंस दिए गए हैं 4। अब इस तरह के प्रश्न को करने से पहले मैं एक चीज बताना चाहूंगा आप लोगों को कि इसमें जो भी प्लस वाले वैल्यूज हैं या प्लस वाली संख्याएं हैं उनको एक जगह आप जोड़ लीजिए और उसके बाद माइनस वाली संख्या को उसमें से घटा लेंगे। अब इसमें प्लस वाली संख्याएं कौन कौन सी हैं? 20.2 और 0.002। पहले इन दोनों को जोड़ लेते हैं। जोड़ते समय एक चीज ध्यान रखना है कि दोनों ही संख्याओं के दशमलव एक दूसरे की सीध में हो। ठीक है, तो हमने रख दिया यहाँ पर 20.2 जोड़ 0.002। अब ये देखिए इस 2 और इस 0 के सामने ऊपर वाली संख्या में कोई अंक नहीं है। चाहे तो आप वहां उसकी जगह 0 रख सकते हैं 2 अंकों के लिए। ठीक है, अगर ना भी रखें तो ये 2 का 2 ही आ गया, ये 0 का 0 ही रहा और 2 और 0 2 रहा और 20 और 0 ये 20 ही रहा। यानी कि इन 2 धनात्मक संख्याओं को जोड़ने पर आपको क्या मिलता है 20.202। अब उसमें से हम 2 को क्या करेंगे घटा लेंगे, तो 2 को घटा लिया। अब देखिए 2 दशमलव उसके बाद आप कितना भी 0 रख लें 2 के मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो देखिए 2 में से 0 गया 2, 0 में से 0 गया 0, 2 में से 0 गया 2, फिर हमने दशमलव डाल दिया और 20 में से 2 गया तो 18। इस तरह से आपको क्या मान प्राप्त हुआ 18.202। अब ये आपके ऑप्शन में कहां पर है 18.202, ये रहा आपका ऑप्शन ए। इस तरह से आपका उत्तर क्या हुआ ए। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। इन विच ऑफ द फॉलोइंग द कोशिएंट इज 36, निम्नलिखित में से किस में भागफल का मान 36 है। ये आपके 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। अब इन्हीं 4 में से कोई एक हमारा उत्तर होगा। तो चलिए चारों को ही हम लोग हल कर लेते हैं। पहला क्या है 0.216 भागा 0.6, तो हमने लिख दिया। अब एक चीज आप गौर करिए, नीचे में कितना है दशमलव के बाद कितने अंक है सिर्फ 1 अंक है और ऊपर में कितने हैं 3।
तो 3 में से 1 घटा लेते हैं, कितने बचे 2। अब 216 को हमने ऊपर में लिख दिया और नीचे में 6 पर 2 जीरो डाल दिया, तो इसका वैल्यू क्या हो गया, इसका मान क्या हो गया 216/600। अब अगर 216/600 को आप गौर से देखें तो नीचे वाली संख्या ऊपर वाली संख्या से बड़ी है, इसलिए भागफल के 36 होने का तो कोई प्रश्न ही नहीं है, यहाँ तक कि इसका भागफल 1 से भी कम होगा। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे में। ये क्या है 0.216 और भागा 0.06। अब इसमें नीचे में दशमलव के बाद कितने अंक हैं 2, ऊपर में 3, तो 3 में से 2 घटा लिया तो कितना आ गया 1। अब 216 को लिख लिया और उसके नीचे में 6 पर 1 जीरो डाल दिया, तो ये क्या हो गया 216/60। इसका वैल्यू 4 से कम आएगा। ठीक है, यानी कि ये भी हमारे 36 के आंकड़े को पूरा नहीं करता जो हमें भागफल में चाहिए। तो ये दोनों तो आपके आंसर्स नहीं होंगे, यानी कि ए और बी ये दोनों आपके आंसर्स तो इस आधार पर छट गए। अब आते हैं सी में। 0.216 भागा 0.006 ये मैंने लिख लिया। अब चूंकि ऊपर और नीचे दशमलव के बाद दोनों ही संख्याओं में अंकों की संख्या समान है, इसीलिए इसमें हम नीचे 6 के बाद कोई जीरो नहीं रख सकते। 3 घटे 3 बराबर 0, तो इसको हम ऐसे ही लिख लेंगे 216 बट्टे और ये रह गया 6। अब 216 को अगर आप 6 से काटेंगे तो 6 और 3 को गुना करते हैं तो 18, इसमें से 18 गया 3, 3 के ऊपर आ गया 6, 36 और 6 से 36 कट जाएगा, यानी कि इसका मान कितना हुआ 36। हालांकि हमारा उत्तर आ चुका है, यहाँ पर 36 पूछ भी रहा था कि इनमें से किसका जो भागफल है वो 36 होगा, तो हमारा उत्तर मिल गया। ये सी का जो भागफल इसका जो मान होगा या इसका जो भागफल होगा वो 36 होगा। लेकिन चलिए एक बार डी को भी देख लेते हैं। ये क्या है 216/0.6। 216 में हम 0.6 से भाग देते हैं, चूंकि नीचे में दशमलव के बाद 1 अंक है तो इस दशमलव को हटाने के लिए हमें ऊपर में 6 के बाद 1 शून्य डालना होगा, तो ये हो जाएगा 2160 और बट्टे में रह जाएगा 6। इसको अगर आप काटेंगे तो आएगा 360। तो इसका वैल्यू 1 से भी कम है, इसका वैल्यू 4 से कम है और इसका वैल्यू 360 है। बस सिर्फ सी है जिसका वैल्यू 36 है और यही हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। तो हम देखते हैं, ये रहा हमारा सी और यही हमारा उत्तर है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। क्या कह रहा है, एक्सप्रेस 3.5% इन फ्रैक्शन, 3.5% को भिन्न में बदलो। और ये आपके 4 विकल्प दिए गए हैं, 7/2, 7/20, 7/200 और 7/2000। अब 3.5% का मतलब क्या होता है? प्रतिशत का मतलब क्या होता है, जब कहीं जहां कहीं भी कोई प्रतिशत का चिन्ह है तो सीधे उसमें आप 1/100 से गुना कर दीजिए, यानी कि प्रतिशत यानी प्रति सैकड़ा। ठीक है, तो 3.5 का मतलब यहाँ पर क्या हो गया 3.5 और क्या बताया आपको 1/100 से गुना कर दीजिए इस प्रतिशत के बदले, तो हमने 1/100 से गुना कर दिया। अब अगर हम यहाँ से दशमलव हटाएं तो क्या हो जाएगा, ये 35 ऊपर में रहेगा और नीचे में चूंकि दशमलव को हम 1 रख लेंगे और दशमलव के बाद जितने अंक है उसके बदले 0 डाल देंगे। तो चूंकि 1 अंक है तो 1 0 हमने डाल दिया, तो क्या हो गया 35/10 और गुने 1/100 को हमने ऐसे ही लिख लिया। तो ये कितने हो गए 35/1000। ठीक है, अब हमने क्या किया, इसको 5 से काट दिया। 5 से अगर 35 को काटेंगे तो आएगा 7 और 1000 को काटेंगे तो 200, यानी कि इसका मान क्या हो जाएगा 7/200। वो हमारे ऑप्शन में कहाँ पर है, यहाँ पर सी में, इसलिए हमारा उत्तर क्या हुआ सी। ठीक है दोस्तों, समझ रहे हैं। अगर कोई परेशानी हो रही हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, हम जरूर आपकी उस समस्या को हल करेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय 18 एंड 24? 3 अंकों की वो सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो 18 और 24 से विभाजित होती है? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि 18 और 24 का लघुत्तम समापवर्ग ले लेते हैं और ये देखते हैं एलसीएम 18 और 24 का क्या होता है। तो 18 और 24 का हम एलसीएम लेते हैं, 2 से भाग दिया 9
और इधर आ गया 12 दूनी 24, ये 12 हो गया। अब 2 से ये नहीं कटेगा दोनों, तो हमको दूसरी संख्या लेनी पड़ेगी। तो हमने लिया 3, तो 3 से ये 9 कट गया और 12 कट गया 4 से। तो इस तरह से हमें क्या मिल गया, 2 गुने 3 गुने 3 गुने 4। अब इस सबको हम गुना करेंगे तो क्या आएगा, 72। यानी कि 18 और 24 का एलसीएम क्या होगा, 72। ठीक है। अब हमें कह रहा है कि वो कौन सी, यानी कि 72 एक ऐसी संख्या है जो 18 से भी विभाजित होगी और 24 से भी विभाजित होगी। ये सबसे छोटी संख्या है, लेकिन ये ध्यान दीजिए ये 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। हमसे पूछा क्या जा रहा है, 3 अंकों की। तो अगर हम 72 को 1 से गुना करते हैं तो 72, लेकिन जैसे ही 72 को 2 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 144। अब 144 में क्या है, 3 अंक है। तो अगर 72 18 और 24 से विभाजित होता है तो 144 भी 18 और 24 से विभाजित होगा, क्योंकि ये 72 का ठीक अगला मल्टीपुल है, यानी कि 72 गुने 2 बराबर 144। इसलिए ये 3 अंकों की वो सबसे छोटी संख्या होगी जो 18 और 24 से विभाजित होगी। तो हमारा उत्तर कहाँ पर होगा, ये रहा हमारा उत्तर, कहाँ पर है, बी में। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, बी। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स आर 8 and 120 respectively. If one number is 24, what is the other number? कह रहा है कि 2 संख्याएं हैं जिनके एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः 8 और 120 है, यानी कि लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक कितने हैं, 8 और 120 क्रमशः, यानी कि उसका एचसीएफ है 8 और एलसीएम है 120। यदि उन दोनों संख्याओं में से एक संख्या 24 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी, यही आपका प्रश्न है। और ये आपके उत्तर विकल्प दिए गए हैं 4, 24, 30, 40 और 50। अब आपको एक सूत्र में बता देता हूँ, हमेशा याद रखिए कि यदि 2 संख्याओं के लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक दिए गए हों तो एलसीएम और एचसीएफ का जो गुणनफल होगा वो उन दोनों ही संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगा। तो यही यहाँ पर फॉर्मूला लिखा हुआ है, एचसीएफ गुने एलसीएम बराबर क्या है, पहला नंबर यानी पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। ठीक है। अब एचसीएफ उसका 8 था, एलसीएम उसका 120 था, तो लिख दिया हमने 8 गुने 120। और पहली संख्या दी गई है 24 और दूसरी हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है। तो 8 गुने 120 बराबर 24 गुने दूसरी संख्या। तो दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, 8 गुने 120 बट्टे 24। अब अगर हम 120 को 24 से काटे तो आएगा 5 और 8 को 5 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 40। इसका मतलब वो दूसरी संख्या क्या है, 40। यानी कि 24 और 40 का एलसीएम होता है 120 और एचसीएफ होता है क्या, 8। ठीक है। तो हमारा उत्तर यहाँ पर क्या है, ये रहा हमारा उत्तर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर सी। When 77.7777 is divided by 11, what will be the quotient? यानी कि जब 77.7777 को 11 से विभाजित किया जाता है तो भागफल कितना होता है। और ये आपके 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। अब एक चीज आप गौर करिए, यहाँ 77.7777 में दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 1 2 3 4। और चूंकि विभाजित कर रहे हैं तो हमने 11 से भाग दे दिया। तो ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अगर हम दशमलव को हटा लेते हैं तो ये सारे अंक हमने ऐसे ही लिख देने हैं। ये हमने लिख दिया 7,77,777 बट्टे 11। ठीक है। अब चूंकि हमने दशमलव को हटाया तो नीचे में ऊपर में 1 गुने में 1 कर दिया और नीचे में बट्टे में रख लिया दशमलव की जगह 1, और दशमलव के बाद जितने अंक थे उतने शून्य हमने डाल दिए। 4 अंक थे तो 4 शून्य हमने डाल दिए। अब 11 से हम इसको सीधे सीधे काट सकते हैं। 11 और 7 77 हमने लिख दिया 7, चूंकि उसके ये पूरा पूरा कट गया तो हमने 1 जीरो डाल दिया। फिर इस 77 में आइए, 11 7 77, फिर 7 से पूरा पूरा कट गया तो हमने 1 जीरो डाल दिया। और उसके बाद क्या बच गया, 11 7 77, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 7। और चूंकि उसके बाद कोई अंक नहीं है अब तो हम जीरो नहीं डालेंगे। इस तरह से अगर 7,77,777 को 11 से काटेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 70,707।
अब और इसमें गुने में क्या है 1/10,000। अब यहाँ मैंने लिख दिया 70,707 गुने 1/10,000। अगर आप इसको गुना करेंगे तो ऊपर वाला हिस्सा इतना ही रह जाएगा, नीचे 10,000 आ गया। अब देखिए, अब हमें इसे दशमलव में बदलना है। ये एक भिन्न के रूप में है, इसे अब हम दशमलव में बदलेंगे। तो कैसे बदलेंगे, ये देखिए कितने यहाँ पर शून्य है, एक के बाद 1 2 3 4। तो ऊपर की संख्या में दाहिनी तरफ से 4 अंकों के बाद आप दशमलव रख दीजिए। तो 7 हो गया 1, शून्य हो गया 2, 7 हो गया 3, शून्य हो गया 4। यानी कि इस शून्य के पीछे हम दशमलव डालेंगे। तो यहाँ डाल दिया, तो कि कौन सी संख्या आ गई 7.0707। यही आपका उत्तर है। हम अपने उत्तर विकल्प में अब इसको ढूंढते हैं। ये रहा आपका 7.0707। तो आपका उत्तर क्या हो गया, बी। अगर दोस्तों कोई भी चीज या कोई भी बात या इसमें से कोई भी हिस्सा या जो मैंने कुछ कहा है उसमें से कोई चीज आपके समझ में ना आती हो बात, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको उसका उत्तर दूं। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। द एस्टिमेटेड सम ऑफ 41.75, 7.76 एंड 8.13 इन कंप्लीट इंटीजर्स इच। यानी कि प्रश्न कह रहा है कि 41.75, 7.76 और 8.13 का अनुमानित योग या सन्निकट योग कितना होगा पूर्ण संख्या में। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्नों को हल करते समय एक चीज आपको याद रखना चाहिए कि दशमलव के बाद अगर 5 या 5 से अधिक कोई संख्या या अंक आती हो तो उसको हम 1 मानेंगे और उसको पीछे की पूर्ण संख्या में जोड़ देंगे। ठीक है, यदि 5 से कम कोई मान हो अंक का दशमलव के बाद तो उसको हम शून्य मानेंगे और पीछे की संख्या में कुछ भी नहीं जोड़ेंगे। यही सन्निकट मान निकालने का तरीका है। तो हम इन तीनों ही संख्याओं का पहले सन्निकट मान निकाल के जोड़ते हैं। अब देखिए 41.75 है। अब ये चूंकि दशमलव के बाद 7 है जो कि 5 से बड़ा है, तो इस 7/5 वाले हिस्से को हम 1 मानेंगे और उसको 41 में जोड़ देंगे। तो क्या हो जाएगा 42। इसी तरह से 7.76 में दशमलव के बाद 7 आ रहा है जो 5 से अधिक है, तो इस पूरे हिस्से को यानी दशमलव के बाद के हिस्से को हम 1 मान लेंगे और उसको पिछले हिस्से में यानी पूर्ण संख्या में जोड़ देंगे जो कि 7 है। तो 7 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो गया 8। अब चलिए इस संख्या में दशमलव के बाद 1 3 है, यानी कि दशमलव के बाद 1 है। तो 1 क्या है 5 से कम है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर कोई मान 5 से कम हो कोई अंक दशमलव के बाद तो उसको हम शून्य ही मानेंगे और पीछे की पूर्ण संख्या में कुछ भी नहीं जोड़ेंगे, उसको वैसे ही लिख देंगे। तो इसीलिए हमने इसको कैसे लिख दिया 8 की जगह 8 लिख दिया। अब 42 में 8 जोड़ेंगे तो 50 और 50 में 8 जोड़ेंगे तो 58। इस तरह से इसका ये इन तीनों ही संख्याओं के योग का सन्निकट मान क्या होगा 58, जो कि आपके उत्तर में कहाँ पर है विकल्प सी में। तो समझ गए आपका उत्तर क्या है विकल्प सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। हाउ मेनी 300 ml बॉटल्स कैन बी फिल्ड इन विथ 3 क्यूबिक मीटर ऑयल। यानी कि 3 घन मीटर तेल के द्वारा या तेल से 300 ml वाले कितने बोतल भरे जा सकते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए। 3 घन मीटर तेल से, घन मीटर यहाँ पर आयतन की इकाई है याद रखिएगा, 3 घन मीटर तेल से 300 ml वाले कितने बोतल भरे जा सकते हैं। और ये आपके ऑप्शंस हैं, उत्तर विकल्प हैं 100, 1000, 10,000 या 1 लाख। ठीक है, तो चलिए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। याद रखिए 1 घन मीटर बराबर होता है 1000 लीटर। कितना होता है 1 घन मीटर बराबर होता है 1000 लीटर। और 1 लीटर में कितने ml होते हैं 1000 ml। तो चलिए 3 घन मीटर बराबर क्या होगा 3 गुने 1000 लीटर यानी 3000 लीटर। फिलहाल हम वैसे ही लिख लेते हैं 3 गुने 1000 लीटर। अब लीटर को हम क्या करते हैं ml में बदल लेते हैं, मिलीलीटर में बदल लेते हैं। तो 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं 1000 मिलीलीटर। तो 3 घन मीटर में कितने मिलीलीटर हो गए 3 गुने 1000 गुने 1000। ठीक है, अब एक बोतल का आयतन क्या है 300 ml। तो कितनी बोतल कुल भरे जा सकते हैं। तो कुल आयतन जो है तेल का
अब तेल का कुल आयतन है 3 गुने 1000 गुने 1000 ml, तो कुल आयतन बट्टे एक बोतल का जो आयतन है वो, तो एक बोतल का आयतन कितना है 300 ml और कुल आयतन कितना है 3 गुने 1000 गुने 1000। अब ये देखिए 1010 यहाँ से कट गया, 3 यहाँ से कट गया, ऊपर में क्या बच गया 10 गुने 1000, यानी 1 गुने 10 और गुने 1000, इस सब को गुना करेंगे तो कितना आएगा 10,000। तो 3 घन मीटर तेल से हम कितने बोतल 300 ml वाले भर सकते हैं 10,000। अब आपका उत्तर कहाँ पर है, ये रहा उत्तर 10,000, यानी कि आपका उत्तर विकल्प कौन सा सही है, सी। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा आपका अगला प्रश्न। अ ट्रेन कवर्स 504 किलोमीटर इन 4 hours and 30 minutes. व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ट्रेन। प्रश्न कहता है कि एक कोई रेलगाड़ी है, एक ट्रेन है जो 4 घंटा 30 मिनट में 504 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो बताइए उस ट्रेन या रेलगाड़ी की गति क्या है, उसकी चाल क्या है। ठीक है, और ये आपके 4 उत्तर विकल्प दिए गए हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या है, दूरी कितनी है 504 किलोमीटर, तो हमने लिख लिया दूरी बराबर 504 किलोमीटर। टाइम कितना लग रहा है, समय कितना लग रहा है इस दूरी को तय करने में, 4 घंटा 30 मिनट, तो लिख दिया 4 घंटा 30 मिनट। अब 4 घंटा तो हुआ, लेकिन 30 मिनट क्या है, मिनट में है। अब हमको इकाई हमेशा क्या रखनी है, घंटे में, क्योंकि यहाँ पर जो उत्तर दिया गया है वो प्रति घंटा में, किलोमीटर प्रति घंटा में, तो हमें इकाई क्या रखनी है, घंटे में। अब 30 मिनट को अगर आप घंटा में बदलेंगे तो कैसे बदलेंगे बताइए। 30 मिनट में हम क्या करेंगे, 1 घंटे में कितने मिनट्स होते हैं 60, तो 30 मिनट में हम 60 मिनट से भाग दे देंगे। ऐसा ही हमने कर दिया, 4 जोड़ 30/7। अब 30 दूनी 60, यानी कि ये क्या हो जाएगा 4 जोड़ 1/2, यानी कि 4.1/2 क्या घंटा, यानी 4.5 घंटा, यानी कि 504 किलोमीटर दूरी तय करने में उसको लग गया कितना समय, 4.5 घंटा। अब आप स्पीड जानते हैं या चाल या गति, इसका सूत्र होता है दूरी बट्टे समय। ठीक है, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बट्टे टाइम। तो अब डिस्टेंस क्या था या दूरी क्या थी 504 किलोमीटर, समय क्या था 4.5 घंटा। अब 504, इसको आप इस मिश्रित भिन्न को भिन्न में बदलिए, 4 दूनी 8 और 1 9, यानी कि 504/9/2 ये हुआ। अब इसको फिर हम हल करेंगे तो 504 और 2 क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो 504 गुने 2/9। 504 को हम 9 से काटेंगे तो 9 पच्चे 45, इधर 5 बचा, उस पर 4 आया 54, 9 छक्के 54, यानी कि हो गया 56। 56 गुने 2, 56 गुने 2 बराबर क्या होता है 112, यानी कि उस ट्रेन की गति क्या है, उस ट्रेन की स्पीड क्या है, उस ट्रेन की चाल क्या है 56 गुने 2, यानी 112 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखते हैं कि आपके विकल्प में कहां पर है, ये रहा 112 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि आपका उत्तर विकल्प बी है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। A man performs 215 of his total journey by train, 920 by bus and the remaining 10 kilometer by bicycle. The total journey is. एक आदमी है जो अपनी कुल यात्रा का 2/15 भाग वो किस चीज से चलता है, ट्रेन से। ठीक है, और 9/20 भाग किस चीज से चलता है, बस से, और शेष हिस्सा जो कि 10 किलोमीटर के बराबर वो किस चीज से चलता है, साइकिल से। तो बताइए कि उसकी कुल यात्रा की दूरी क्या थी, यही आपका प्रश्न है। फिर से एक बार सुन लें। एक व्यक्ति है जो अपनी कुल यात्रा का यानी कुल दूरी जो वो चलता है उसका 2/15 भाग वो ट्रेन से चलता है, 9/20 भाग वो बस से चलता है, और शेष भाग वो साइकिल से चलता है, और वो शेष भाग कितना है 10 किलोमीटर। तो बताइए वो व्यक्ति कितनी दूरी चलता है या उसकी यात्रा की दूरी क्या थी। अब ये आपके 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। मान लीजिए कि उसके यात्रा की दूरी क्या थी x किलोमीटर। ठीक है, मान लेते हैं। अब चलिए बस से और ट्रेन से, यानी कि बस, ट्रेन और बस से उसने कितनी दूरी तय की, तो हम दोनों को जोड़ लेते हैं। 2/15 जोड़ 9/20, इसका आप एलसीएम लोगे तो 60 आएगा। 15 से 60 में भाग देंगे 4 और 2 से गुना किया तो 2 गुने 4। ठीक है, जोड़ है तो जोड़ डाल दिया। अब 20 से 60 में भाग देंगे तो 3 और 9 को 3 से गुना करके यहाँ लिख दिया, यानी कि क्या हुआ 2 गुने 4 जोड़ 3 गुने 9/60। अब 2 और 4 को गुना करेंगे तो 8, और 9 और 3 को गुना करेंगे 27, और दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 35, तो 35/7।
तो ये 35/60 की जो दूरी है, कुल दूरी का 35/60 हिस्सा वो किस चीज से चला है? ट्रेन से और बस से। तो शेष दूरी क्या हुई? तो कुल दूरी क्या थी? x, और बस और ट्रेन से चली गई दूरी क्या है? x का 35/7। तो हमने 60 तो लिख दिया हमने 35x/7। अब इसको सॉल्व कीजिए, ये हो गया 60 गुने x माइनस 35x/60। यहाँ लिख दिया हमने 60 गुने x माइनस 35x/60। अब 60x में से 35x जाएगा तो क्या आएगा? 25x, और बट्टे में 60। आप याद कीजिए प्रश्न में क्या कहता है, ये आपकी शेष दूरी है 25x/60, और प्रश्न में कहता है कि शेष दूरी 10 किलोमीटर के बराबर था, यानी कि 25x/60 बराबर 10 किलोमीटर। तो 25x बराबर क्या होगा? कोना कोनी गुना कर दीजिए आप। 25x बराबर क्या होगा? 60 गुने 10। तो x बराबर क्या होगा? 60 गुने 10/25। अब देखिए 5 से काटेंगे तो 12 5 60, ये 12 हो गया, और 5 5 25, ये 5 हो गया, और 5 से इस 10 को काटेंगे तो 5 दूनी 10। तो ऊपर में क्या बच गया आपको? 12 गुने 2। ठीक है, तो 12 गुने 2 बराबर क्या हुआ? 24 किलोमीटर। यानी कि उसने कुल यात्रा कितनी की थी? 24 किलोमीटर, या उसके यात्रा की दूरी क्या थी? 24 किलोमीटर। ये आपके उत्तर विकल्प में कहां पर है? डी में। A sum of ₹1200 is taken on loan at 8% per annum at simple interest for a period of 8 months. How much money is required to settle the amount? अब कह रहा है कि 1200 रुपये की एक राशि उधार ली गई है 8% वार्षिक ब्याज की दर से, वो भी 8 महीने के लिए। तो बताइए कितनी राशि वापस देनी पड़ेगी, यानी कि अंतिम राशि वो क्या होगी जो वो व्यक्ति कर्ज से मुक्त होगा देकर। ठीक है, यही आपका प्रश्न है। और आपके विकल्प ये हैं 64 रुपया, 1264 रुपया, 1136 रुपया और 1968 रुपया। आप लोगों ने पढ़ा होगा सूत्र की मिश्र धन बराबर क्या होता है? मूलधन जोड़ ब्याज। अब ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन गुने दर गुने समय बट्टे 100। अब इस केस में, यानी कि इस प्रश्न में मूलधन कितना है? 1200 रुपया, ब्याज की दर क्या है? 8%, और समय क्या है? 8 महीना। अगर हम महीने को वर्ष में बदलेंगे तो उसे हम 12 से भाग दे देंगे, चूंकि 8 महीना है तो हमें इसे वर्ष में बदलना पड़ेगा। तो हमने उसकी जगह लिख दिया 8/12। अब ये वर्ष है, 8 महीने में अगर हम 12 से भाग दे दिया हमने तो ये वर्ष में बदल गया। तो ऊपर में क्या लिखा? 1200 गुने 8 गुने 8/12। अब और बट्टे में ये 100 है, तो इस पूरे के बट्टे में हमने 100 डाल दिया। अब देखिए 12 से इस 1200 को काट दिए तो क्या आया? 100। तो ऊपर में क्या रहेगा? 100 गुने 8 गुने 8, और नीचे में क्या है? 100। तो ये 100 और 100 कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर में क्या बच गया? 8 गुने 8। अब 8 गुने 8 बराबर कितना होता है? 64। आप देख रहे हैं, अब 64 रुपया आपने क्या निकाला है? इंटरेस्ट। जबकि हमें 1200 रुपया हमने उससे उधार लिया था, 64 रुपया उसका ब्याज बना। तो हमें वापस कितना करना होगा? हमें 8 महीने के बाद कितनी राशि वापस करनी होगी? तो मूलधन जोड़ ब्याज, और मूलधन कितना था? 1200 रुपया हमने लिख दिया। ब्याज कितना हमने निकाला? 64 रुपया लिख दिया। दोनों को जोड़ा तो हमें मिश्र धन यानी कि अमाउंट मिल गया, वो क्या है? 1264 रुपया। ठीक है, तो ये आपके उत्तर में कहां पर है? यहाँ पर है। तो आपका कौन सा विकल्प सही हुआ? बी। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। ये रहा आपका अगला प्रश्न। 1 लीटर ऑफ घी वेज 930 ग्राम। इफ द कॉस्ट ऑफ घी इज ₹200 पर kg, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 5 लीटर्स ऑफ घी? अब कह रहा है कि यदि 1 लीटर घी का वजन 930 ग्राम होता हो तथा यदि घी की कीमत 200 रुपये प्रति किलो हो, तो बताइए 5 किलो घी की कीमत क्या होगी? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए। 1 लीटर घी, अब देखिए यहाँ संबंध क्या है? लीटर यानी कि वो आयतन है, और केजी जो उसका वेट बता रहा है। ठीक है, यानी कि वो भार है। तो कह रहा है कि 1 लीटर घी का भार क्या है? उसकी वजन क्या है? 930 ग्राम। और कह रहा है कि 1 किलो घी यानी कि 1000 ग्राम घी की कीमत क्या है? 200 रुपया। तो बताइए 5 किलो घी की कीमत क्या होगी? और ये आपके विकल्प दिए गए हैं 900 रुपया, 950 रुपया, 930 रुपया, 1000 रुपया। ठीक है दोस्तों, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। जैसा कि प्रश्न में कहा गया है 1 लीटर में कितने हैं? 930 ग्राम। तो 5 लीटर में कितने होंगे? गुना कर देंगे 930 से 5 को।
ठीक है। अब इस लीटर में ये जो हमारा आया लीटर को हमने यहाँ पर क्या किया, ग्राम में बदला। अब इस पूरे ग्राम को हम क्या करते हैं, किलोग्राम में बदलते हैं। क्यों? इसीलिए कि घी की जो दर है वो यहाँ पर प्रति किलोग्राम में दिया गया है। तो चलिए हम इसको किलो में बदलते हैं। तो ग्राम को अगर हमें किलोग्राम में बदलना होगा तो क्या करते हैं हम लोग, 1000 से भाग दे देते हैं। तो अभी 5 किलोग्राम घी का वजन क्या था, 930 गुने 5 लीटर घी का वजन क्या था, 930 गुने 5 ग्राम। अब उसको हमने 1000 से भाग दे दिया। आप 930 को 5 से गुना करेंगे तो 4650 आएगा, और उसमें 1000 से अगर हम भाग देंगे तो ये देखिए 3 शून्य 1 के बाद, तो हम 3 अंकों के बाद दशमलव डालेंगे 6 के पीछे, यानी कि ये क्या हो जाएगा 4.650 किलो। अब आपका वजन किस में आ गया, 5 लीटर की जगह अब क्या आ गया, किलोग्राम में। यानी कि 5 लीटर घी का वजन क्या है किलोग्राम में, 4.650 किलोग्राम। अब चूंकि 1 किलोग्राम घी की कीमत कितना है, 200 रुपया, तो 5 किलोग्राम ये 4.650 किलोग्राम का क्या होगा, दोनों को गुना कर देंगे। अब दोनों को हमने क्या किया, गुना कर दिया। अब इसको गुना करते समय आप सीधे सीधे क्या करिए, 1 जीरो ये, 1 जीरो ये और 1 जीरो ये, 3 जीरो हमने यहाँ रख दिया। अभी आप मान के चले कि यहाँ दशमलव नहीं है, सीधे बस गुना करना है। तो 2 जीरो ये, 1 जीरो ये, 3 जीरो हमने रख दिया। अब हम 2 से गुना करते हैं, 5 दूनी 10, 1 जीरो आ गया, बच गया आपके हाथ में कितना, 1, 6 दूनी 12, 1 13, आपके हाथ में कितना बचा, 1, 4 दूनी 8, 1 9, यानी कि कुल क्या हो गया 9300000। अब हम दशमलव की क्रिया करेंगे। अब दशमलव देखिए कितने अंक के बाद ये दशमलव पीछे में था, दशमलव के बाद कितने अंक थे, 3। तो यहाँ भी हम दाहिनी ओर से 3 अंकों के बाद दशमलव डाल देंगे। तो 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो दशमलव डाल दिया। तो अब कितना रुपया हो गया, 930 रुपया 0 पैसा। तो समझ गए 5 लीटर घी यानी कि 4 किलो 650 ग्राम घी की कीमत क्या है, 930 रुपया। वो आपके किस उत्तर विकल्प में है, यहाँ पर देखिए 930, यानी कि आपका उत्तर क्या हुआ, बी। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। ये रहा आपका अगला प्रश्न, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 73 इंटू 73 माइनस 72 इंटू 72। प्रश्न कह रहा है कि 73 के वर्ग और 72 के वर्ग के बीच का अंतर कितना होता है। 73 के वर्ग यानी 2 बार अगर गुना कर लिया तो वर्ग ही हो गया ना। तो 73 के वर्ग और 72 के वर्ग के बीच का अंतर कितना होता है, और ये आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं, उत्तर विकल्प दिए हुए हैं, 1045, 1, 145 और 2। ठीक है दोस्तों, अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, वैसे तो इसमें फॉर्मूला हम लगा सकते हैं, तो आप लोग अभी जिस स्तर या जिस क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं वहां पर मैं फार्मूले के उपयोग को अवॉइड करता हूं, नहीं करना चाहता हूं। तो इसलिए बता दे रहा हूं आप लोगों को कि जब भी 2 क्रमागत संख्या का मतलब 5 और 6, 4 और 5, 2 और 3, यानी कि तुरंत बाद वाली संख्या, तो इसमें जब बड़ी संख्या के वर्ग में से छोटी संख्या के वर्ग को घटाने के लिए कहा जाए तो आपका परिणाम क्या होगा बता दूं, दोनों संख्याओं का योग, यानी कि बड़ी संख्या को छोटी संख्या से जोड़ लो, जो आएगा वही इन दोनों के वर्ग का अंतर होगा। तो लेकिन यहाँ पर मैं एक फॉर्मूला आपको, तो ये मैंने बता दिया, लेकिन एक फार्मूला जो बीजगणितीय है वो मैं बता देता हूं। ये देखिए, अगर 73a और 72b हो तो ये हो जाएगा a गुने a घटे b गुने b, यानी कि a स्क्वायर घटे b स्क्वायर। अब इसका एक मान होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर a प्लस बी इंटू a माइनस बी। अब a प्लस बी का मतलब क्या हुआ, a आपने किसको माना 73 को, b किसको माना 72 को, तो हमने लिख दिया 73 जोड़ 72। अब फिर गुने में क्या करना है, a माइनस बी, यानी a माना 73 को, b माना 72 को, तो 73 माइनस 72। अब 73 माइनस 72 बराबर कितना होगा भाई, 1 होगा। अब आप याद कीजिए, अभी मैंने आपको क्या कहा कि अगर 2 क्रमागत संख्या हो तो बड़े संख्या के वर्ग से अगर छोटी संख्या के वर्ग को घटाना हो तो परिणाम दोनों संख्याओं का योग होगा। अब देखिए यहाँ पर वैसे भी क्या हो गया, ये अभी ये 1 से गुना करेंगे तो इतना ही रहेगा ना, ये अभी जितना ब्रैकेट के अंदर है, और ब्रैकेट के अंदर क्या है, दोनों संख्याओं का योग। ये देखिए a जोड़ b है ना।
तो आप सूत्र के द्वारा करें या जो अभी मैंने बताया, बात एक ही है। तो इसका मान क्या हुआ, 73 जोड़ 72 गुने 1। आप 73 और 72 को जोड़ेंगे तो 145, 1 से गुना करेंगे तो उतना ही रह जाएगा। तो आपका उत्तर क्या होगा, 145। अब ये आपके उत्तर विकल्प में कहां पर है, यहां पर है। ठीक है, तो आपका उत्तर क्या हुआ, बी। ठीक है दोस्तों, समझ रहे हैं। अगर समझने में कोई दिक्कत आ रही हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बताएं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको समय से आपकी समस्या का समाधान दे सकूं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा आपका अगला प्रश्न। द शुगर प्राइसेस हैव गॉन अप फ्रॉम ₹20 per kg to ₹23 per kg. What % increase has taken place? अब कह रहा है प्रश्न में कि चीनी की कीमत 20 रुपये प्रति किलो से बढ़कर 23 रुपये प्रति किलो हो गई है। तो बताइए इस कीमत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। फिर से सुनिए, चीनी की कीमत 20 रुपये प्रति किलो से बढ़ के कितनी हो गई है, 23 रुपये प्रति किलो। तो बताइए इसके यानी कि चीनी की कीमत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। और ये आपके विकल्प दिए गए हैं, 3%, 5%, 15%, 20%। अब प्रतिशत वृद्धि के लिए हमेशा एक सूत्र याद रखिए कि जो अंतिम प्राइस है यानी कि बढ़ने के बाद जो प्राइस है, यानी कि जो अंतिम मूल्य है, बढ़ने के बाद जो मूल्य है, उसमें से जो बढ़ने से पहले मूल्य था उसको आप घटा लीजिए और उसके बट्टे में बढ़ने से पहले वाला ही मूल्य डाल के उसे 100 से गुना कर दीजिए। उसके बाद उसका हल कर लीजिए, जो आएगा वही आपका उत्तर होगा, प्रतिशत वृद्धि वही होगी। ठीक है, यहां भी मैंने वही किया, अंतिम मूल्य और जो पहले का मूल्य था तो घटा लिया, अंतिम मूल्य घटे पहले का मूल्य बट्टा पहले का मूल्य गुने 100, यानी कि लास्ट प्राइस माइनस प्रीवियस प्राइस डिवाइडेड बाय प्रीवियस प्राइस इनटू 100। ठीक है, यही है क्या, परसेंटेज इंक्रीज यानी कि प्रतिशत वृद्धि। अब देखिए अंतिम मूल्य क्या था, 23 रुपये किलो, यानी अंतिम मूल्य से मेरा मतलब है बढ़ने के बाद का मूल्य। ठीक है, तो ये हो गया 23 रुपये किलो, तो हमने लिख दिया 23 घटे प्रीवियस मूल्य यानी कि बढ़ने से पहले की जो कीमत थी वो क्या थी, 20 रुपये पर किलो, तो लिख दिया हमने 20। तो 23 घटे 20 बट्टे प्रीवियस प्राइस यानी कि पहले बढ़ने से पहले का मूल्य, तो वो क्या था, एक बार फिर 20, तो 23 घटे 20 बट्टे 20 और ये गुना 100 को हमने क्या किया, ऐसे ही रख दिया। तो आप देखिए 23 में से 20 गया 3 बट्टे 20 और गुना 100। 20 से हम 100 को काटेंगे तो कितना आया, 5। 5 को 3 से गुना करेंगे तो 15, यानी कि वो प्रतिशत वृद्धि कितने की है, 15% की। और वो आपके उत्तर में कहां पर है, यहाँ पर सी। तो दोस्तों आपका उत्तर हुआ सी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा आज का अंतिम प्रश्न। द बार ग्राफ shown below represents the expenditure of a family. What is the total expenditure of the family? अब ये एक ग्राफ दिया गया है जिसमें एक परिवार के कुल खर्चे को बताया गया है, जिसमें ये देखिए अन्य खर्चे हैं, ट्रैवल पर खर्चा है, कपड़े पर खर्चा है, भोजन पर है, रेंट पर है, ये सब खर्चा को दिखाया गया है। तो कह रहा है कि बताइए कुल खर्चा क्या है। तो चलिए ट्रैवल, अब ये खर्चा ये है और इसका मान यहाँ नीचे आइए कितना है, 500, तो हमने लिख दिया 500। उसके बाद क्लोथिंग का है यानी कपड़े का खर्चा है, उसका मान कितना है, इस उंगली के सीधे सीधे नीचे आइए 1000, तो हमने लिख दिया 1000। अब ये फिर अगला क्या है, रेंट का खर्चा। रेंट का खर्चा कितना है, 1500, तो हमने लिख दिया 1500। उसके बाद क्या है, अन्य खर्चे, तो अन्य खर्चे कितने हैं, 2000, हमने लिख दिया 2000। उसके बाद क्या है, फूड का खर्चा यानी भोजन का, वो कितना है 2500, तो हमने लिख दिया 2500। इस सब को आप जोड़िए, 0 का 0, 0 का 0, 5 दिया 15, लिख दिया, हाथ में 1 आपके बच गया, 1 1 2 1 3 2 5 2 7, यानी कि कुल खर्चा कितना है 7500। वो आपके उत्तर में कहाँ पर है, यहाँ पर बी में। तो आपका उत्तर कौन सा हुआ, बी। तो दोस्तों आज के क्लास में इतना ही। आशा है आप लोगों ने कुछ सीखा होगा। अगर आपको लगता है आप कुछ सीख और समझ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ साथ पढ़ने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आप लोगों से अगले क्लास में।